हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। ठीक है, जो प्रोवाइड करता है सर आपको क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। फुल कोर्स कंटेंट सर मतलब जो डिलीटेड किया हुआ है उसके अलावा सब कुछ पढ़ाया जाएगा, और जो डिलीटेड है सर वो भी पढ़ाएंगे क्योंकि वो अभी भी कॉम्पिटेटिव का एग्जाम है, जेई का एज वेल एज नीट का। तो छोड़ नहीं सकते सर, कुछ भी छोड़ना गुनाह है और गुनाह नहीं कर सकते अपन को पढ़ाना पूरा पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सर, अभी तक अपन कहां तक पहुंच चुके थे? क्लास 11 की केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा था। स्कॉडिंडर वेव इक्वेशन अपन ने बात कर ली थी कि भैया स्कॉडिंडर साहब ने जो क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल की बात थी उसकी शुरुआत हो चुकी थी। दो बढ़िया धमाकेदार थ्योरीज देख ली थी और स्कॉडिंडर ने भी एक इक्वेशन दे दी थी जिससे हम कुछ चीजें निकाल पा रहे थे, जिससे हम फाई स्क्वायर की मदद से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इस मैक्सिमम, दैट मींस कि हम ऑर्बिटल की बात आज करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं सर? ऑर्बिटल की। इसलिए देखिए आज ऑर्बिटल और शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करने वाले हैं सर। ऐसा रीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पाया जाता है उसी को अपन नाम देते हैं ऑर्बिटल। और मैं तो कहता हूं सर ऑर्बिटल को मैं रूम मान के चलूंगा। क्या मान के चलूंगा? रूम। रूम बोले तो बेडरूम, रूम बोले तो किचन, रूम बोले तो हॉल, रूम बोले तो ड्राइंग रूम, मतलब जितने भी आपके घर में रूम्स होते हैं उन सबको अपन ऑर्बिटल मान के चलेंगे। और एक बेसिक कंसेप्ट बताता हूं, रूम के अंदर कितने लोग रहते हैं? जब भी आप कभी जाते हो बाहर, जैसे मान लीजिए टूरिस्ट बन के कहीं पे भी घूमने गए, हिमाचल गए भाई, मसूरी गए, जो आप जहां जाना चाहो वहां चले गए, आप शिमला गए, कहीं भी, जब भी हम वहां पर रूम बुक करते हैं तो एक रूम कितने लोग के लिए बुक होता है सर? 2 लोगों के लिए। मतलब एक रूम में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? 2। तो सर ऐसे ही होता है, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा ना पूरी कहानी आप लोग से रिलेट करूंगा, और अगर वो कहानी इधर से निकल जाए ना तो बात वाली बात है। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, बस बने रहिएगा। आज ऑर्बिटल भी समझेंगे और शेप ऑफ ऑर्बिटल भी समझेंगे। मैंने आपको कहा था अपन जल्द से जल्द इसको खत्म करेंगे, सिर्फ 3 लेक्चर्स और आएंगे इसके और ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, समापन खत्म, खेल खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए तो चालू करते हैं सर जी, ऑर्बिटल्स एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। सबसे पहले बात जो कि मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ऑर्बिटल क्या होता है। सर ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं आपसे तो ऑर्बिटल एक ऐसा रीजन है, ऑर्बिटल एक ऐसा रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। न्यूक्लियस होगा, ये रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड एक ऐसा रीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, उसी को अपन नाम देते हैं बेटा ऑर्बिटल्स। क्या नाम देते हैं? ऑर्बिटल्स। और एक बात और है, प्लीज इन दोनों वर्ड्स का मतलब अलग होता है। ऑर्बिट अलग होता है, ऑर्बिटल्स अलग होती है। एग्जाम्पल दो, जैसे आपने देखा होगा आपकी घर की कॉलोनी सुना है? मतलब आप किसी ना किसी कॉलोनी में तो रहते ही होंगे ना। श्रीधाम कॉलोनी, दानिश नगर, बाग मुगलिया, बाग सिवनिया, ये मैं अपने आसपास की बता रहा हूं, दानिश कुंज, बीमा कुंज, ठीक है, आप जो पार्क एवेन्यू, ये सब कॉलोनीज होती हैं। इन कॉलोनीज के अंदर घर होते हैं। तो भैया ऑर्बिटल जो होती है एक तरीके से कॉलोनी होती है। क्या होती है सर जी? कॉलोनी होती है। और ऑर्बिटल्स जो होती है एक तरीके से रूम होती है। क्या होती है सर जी? रूम्स होती है। मतलब आप समझ रहे हैं, कॉलोनी की गिनती रूम के कंपैरिजन में, रूम कितना छोटा है, मतलब ऑर्बिटल्स बहुत छोटी होती हैं और ऑर्बिट्स बहुत बड़ी होती हैं। उन ऑर्बिट के अंदर कई सारे घर आएंगे, कई सारे रूम्स आएंगे, लेकिन ये जो ऑर्बिटल होगी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगे बेटा? रूम्स रहेंगे। क्या रहेंगे? रूम। तो दोनों बातें बहुत अलग है। ऑर्बिट एक इतनी बड़ी जगह है जहां पर कई सारी ऑर्बिटल्स पाई जा सकती हैं, लेकिन ऑर्बिटल्स एक छोटी सी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होगी, वो यहां पर कहेंगे। और उसको अपन किससे डिनोट करने वाले हैं? रूम से। किससे डिनोट करने वाले? रूम से। अरे आगे बहुत मजा आने वाला है सर, टेंशन बिल्कुल मत लो। और सबसे ज्यादा समय इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर ही बिताता है, मैक्सिमम टाइम यही होता है। मैं बात करूंगा, सारी बातें करूंगा, टेंशन मत लो। अ रीजन इन स्पेस around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum. ऑर्बिटल एक ऐसी जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी और संभावना सबसे ज्यादा होती है, उसको अपन नाम देते हैं ऑर्बिटल्स। क्या नाम देते हैं सर जी? ऑर्बिटल्स। आगे आइए, रिप्रेजेंट द टोटल वॉल्यूम वेयर एन इलेक्ट्रॉन स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम।
ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा समय व्यतीत करता है उसको अपन नाम देते हैं सर ऑर्बिटल्स। अरे यार आप ये बताओ ना, आप सबसे ज्यादा समय कहां पर व्यतीत करते हो? सर जी आप अपने बेडरूम में करते हो, तो बेडरूम आपके लिए क्या कहलाएगी? ऑर्बिटल। और सबसे ज्यादा आप पाए भी कहां जाते हो? आपके बेडरूम में, इसलिए वो क्या कहलाएगी? ऑर्बिटल। तो मैंने भी वही कहा कि भैया ऑर्बिटल भी क्या कहलाएंगे? रूम्स, और वहीं पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी सबसे ज्यादा होगी और साथ ही साथ वो सबसे ज्यादा समय भी वहीं पर व्यतीत करेगा। मैक्सिमम टाइम तो यार 12 घंटे सोता रहेगा ना वहीं, 12 घंटे रात में सोता है जो कि मैक्सिमम टाइम होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा समय वो कहां पर व्यतीत करेगा? भैया कहां पर? ऑर्बिटल के अंदर। कहां पर? ऑर्बिटल के अंदर। चलो आगे देखते हैं और क्या है। An orbital is the region of space around the nucleus within which is probability of finding an electron of a given energy is maximum about 90%। जो पहला पॉइंट है वही लगभग पॉइंट नीचे वाला है। और ये probability of at any point around the nucleus is calculated by using Schrödinger wave equation। किसकी मदद से निकाली गई बेटा? Schrödinger wave equation की मदद से हमने ये जगह निकाली। बताई किसने थी? हाइजेनबर्ग ने। लेकिन फाइंड आउट किसने करी? स्कॉर्डिंगर वेव इक्वेशन। इनने क्या करा सर? फाई स्क्वायर देखा। ये जो होता है ना फाई स्क्वायर, ये होती है फाइंडिंग, ऐसा लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ये इनने निकाला। इनने क्या निकाला? फाई स्क्वायर। ये जो था वेव फंक्शन वाला, ये इनने कैलकुलेटेड करा और इससे क्या निकल के आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। और इसी को फिर अपन ने नाम दिया सर जी ऑर्बिटल्स। इसी जगह को अपन ने क्या नाम दिया? ऑर्बिटल्स। और ऐसी जगह जहां पर फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम, सबसे कम होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कोई भी आशंका और कोई भी चांस नहीं होता, उनको अपन नाम देते हैं नोड्स या नोडल प्लेन। क्या नाम देते हैं? नोड्स या फिर नोडल प्लेन। अभी मैं आगे चल के बताऊंगा आपको, ठीक है? तो दो चीजें याद रखना है। सबसे ज्यादा पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अगर मैक्सिमम है तो उसको क्या कहेंगे? ऑर्बिटल्स। और अगर कोई ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं है तो भैया क्या कहलाएगी? वो नोड्स। क्या कहलाएंगे बेटा? नोड्स। क्या कहलाएंगे? नोड्स। इतनी बात क्लियर है सबको? पक्का? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अपन आगे की तरफ चलते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी। हुआ? चलो अब देखो आगे। चलिए सर यही तो अपन को करना था, ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस, क्योंकि सर जी ये डिफरेंसेस पूछ लेता है। कभी कभी 2 नंबर में आपसे डिफरेंसेस आ जाएंगे, और अगर 2 नंबर में डिफरेंसेस आ गए तो आपके पास होना तो चाहिए लिखने के लिए। कितने नंबर में पूछा जा सकता है सर जी? 2 नंबर में। 2 नंबर में आपसे चीजें पूछी जा सकती है सर, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या होता है। चलो तो अब आ जाते हैं सर। इट इज अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व। सर हमें पता ही था ऑर्बिट के बारे में, पहले से सुनते आ रहे हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के अराउंड हमारा क्या हो गया सर? शेल, या इसी को क्या कहेंगे? ऑर्बिट। जिसमें कौन रिवॉल्व करता है सर जी? इलेक्ट्रॉन। कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन। ये बात तो हमने पहले से कही हुई है, लेकिन एक नई बात जो हमारे पास आई है कि सर ये जो ऑर्बिट है ये बहुत बड़ा रीजन है, ये कॉलोनी जैसा है, और इसके अंदर कई सारे छोटे छोटी जगहें होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। देखिए कितनी सारी जगह बना रहा हूं, ये दिख रहा है। और ये जो होती हैं इनको अपन नाम देते हैं ऑर्बिटल्स। क्या नाम देते हैं? ऑर्बिटल्स। ये वो रीजन है जो किसके अराउंड होता है? न्यूक्लियस के अराउंड, जहां पर किसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है? इलेक्ट्रॉन की। उसको अपन क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स। देखिए, इट इज अ रीजन इन द स्पेस अराउंड न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस के अराउंड है, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज द मैक्सिमम। क्या होता है सर जी? मैक्सिमम होता है। कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरी बात, अगर आप ध्यान से देखें तो जो ऑर्बिट होती है वो तो सर्कुलर शेप की होती है। कैसी होती है? सर्कुलर शेप की। इट इज सर्कुलर इन शेप। लेकिन सर ऑर्बिटल्स ऐसा नहीं होता। ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। डिफरेंट टाइप की ऑर्बिटल्स होती है, आज वही पढ़ाने वाला हूं। डिफरेंट टाइप की ऑर्बिटल्स होती हैं आपके पास। आपके पास आएगा एस, पी, डी, इस तरीके की ऑर्बिटल्स आपके पास होती है। एस शेप की, पी शेप की, डी शेप की। ठीक है। एस वाली जो होती है वो स्फेरिकल शेप की होती है,
P जो होती है वो डंबल शेप की होती है और D जो होती है वो डबल डंबल शेप की होती है। तो अलग अलग अपन को देखने को मिलेगा, लेकिन ऑर्बिट जो होता है उसका एक ही शेप होता है, सर्कुलर शेप। कैसा होता है सर जी? सर्कुलर होता है। देखिए, डिफरेंट ऑर्बिटल हैव डिफरेंट शेप। देखो, फॉर एन एग्जाम्पल, द S ऑर्बिटल इज स्फेरिकल while the P orbital is dumbbell in shape. D की बात नहीं करिए, लेकिन मैं बात करेगा D की। अभी आगे जाके D की बात करेंगे। सबसे पहले इसको नोट डाउन करेंगे। सर इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट। मैंने क्या बोला? 2 नंबर की बात है, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मेरे को तो एक एक नंबर कीमती है, कुछ भी हो जाए। फटाफट नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे की तरफ चलते हैं। जल्दी नोट डाउन करिए। चलिए सर, हो गया नोट डाउन, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं सर जी, आगे बढ़ने वाले हैं। अभी 2 पॉइंट में थोड़ी खत्म हो जाएगा। चलो अगला पॉइंट क्या बोलता है देखते हैं सर। बहुत इजी पॉइंट है सर, बस ध्यान रखना है। बहुत इजी, बहुत इजी। इट शोज दैट एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड इन द न्यूक्लियस इन वन प्लेन। कह रहा है कि जब आपके न्यूक्लियस के अराउंड एक ऑर्बिट होती है, उस ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन चलता हुआ दिखता है हमें, उस ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ हमें दिखता है कुछ इस तरीके से, तो हम उसको ये मानते हैं कि वो एक प्लेन में मूव कर रहा है। किस में मूव कर रहा है सर जी? एक प्लेन में। आइदर वो एक्स प्लेन में मूव कर रहा होगा, या हो सकता है वो वाई प्लेन में मूव कर रहा होगा, या फिर वो जेड प्लेन में मूव कर रहा होगा। लेकिन ऑर्बिट के अंदर वो एक ही प्लेन में मूव करता है, ऑन वन प्लेन। लेकिन हमने ये बात पता करी आगे चल के, और जो बताई भी थी कि पहली बात तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं, काय में पाया जाता है? ऑर्बिटल में। और ऑर्बिटल के अंदर वो तीनों डायरेक्शन में मूव करता है। ये हाइजेनबर्ग ने बताया था कि भैया और पॉसिबल डायरेक्शन, मतलब वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों डायरेक्शन में वेव बनाता है। क्या बनाता है? तीनों डायरेक्शन में वेव बनाता है। इसलिए हमने ऑर्बिटल के अंदर कहा था, इट शोज दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस। एक्स में भी जाएगा, वाई में भी जाएगा और जेड में भी जाएगा। यह बात किसने कही थी? ऑर्बिटल ने कही थी। किसने कही थी सर जी? ऑर्बिटल ने। लेकिन ऑर्बिट के अंदर हमें यह दिख रहा था कि वो एक ही प्लेन पे चल पा रहा है। सर क्या होता है, दूर से चीजें अपन को आसान दिखती है। ठीक है, ठीक है, दूर से चीजें आसान दिखती है। वो सुना नहीं है, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, कि अरे उसका काम बहुत बढ़िया है, क्योंकि दूर से देख रहे हो। अंदर जाके देखो ना, पता चलेगा उस पर भी कितने संटी पड़ती हैं। फिर जब हम अंदर गए, ऑर्बिटल के अंदर गए, तब पता चला भैया इलेक्ट्रॉन तीनों जगह दौड़ लगा रहा है। वो भी मेहनती आदमी है, वो भी काम करने में लगा है, वो भी कर्मठ आदमी है, दिन भर लगा हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, अब आओ ऑर्बिट के अंदर। ऑर्बिट के अंदर इट रिप्रेजेंट दैट द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड साइमल्टेनियसली विद सर्टेनिटी। जब वो ऑर्बिट के अंदर दौड़ लगा रहा था, तो हम ये कह पा रहे थे कि उसका मोमेंटम और साथ ही साथ पोजीशन, उनको हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं विद सर्टेनिटी। लेकिन ऑर्बिटल के अंदर ऐसी बात नहीं हुई थी। हाइजेनबर्ग आए थे, याद आया? हाइजेनबर्ग आए थे, और हाइजेनबर्ग ने यह कहा था, सर कभी पॉसिबल ही नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम, किसकी? इलेक्ट्रॉन की, कैनॉट बी नोन साइमल्टेनियसली विद सर्टेनिटी। किसके अंदर की बात है? ऑर्बिटल के अंदर की। जब ऑर्बिटल के अंदर उनने इस चीज को देखा, तो उनने का चांस ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और साथ ही साथ आप मोमेंटम को एग्जैक्ट साइमल्टेनियसली फाइंड आउट कर लो विद एक्यूरेसी। कुछ ना कुछ गलतियां यहां पर देखने को मिलेगी। ये किसने कहा था? हाइजेनबर्ग ने। तो हाइजेनबर्ग ने ऑर्बिटल के लिए तो बिल्कुल सही बात कही थी, लेकिन ऑर्बिट के लिए उनके जो फॉर्मूला था या उनकी जो थ्योरी थी वो काम नहीं कर पा रही थी। उनकी थ्योरी किसके लिए सही थी? ऑर्बिटल्स के लिए। लेकिन ऑर्बिट के लिए उनकी थ्योरी बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं थी, क्योंकि ऑर्बिट जो था वो सुलझा हुआ चीज था, क्योंकि वो दूर से दिखता था, दूर के ढोल सुहाने। लेकिन ऑर्बिटल जब थी वो अंदर की बात थी, ऐसे झुक के देखना पड़ रहा था। अरे बाबा रे बाबा, धक धक हो रहा है। तो वैसा वाला कार्यक्रम किसका था? ऑर्बिटल का था। किसका था सर जी? ऑर्बिटल का। तो फटाफट एक बार नोट डाउन करेंगे, फिर आगे की तरफ एक बार देखते हैं अपन इसको। जल्दी नोट डाउन करेंगे सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ? चलो अगला देखते हैं क्या बोलता है। देखो वही है, डज नॉट फॉलो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। ऑर्बिट के अंदर फॉलो नहीं होता, लेकिन ऑर्बिटल के अंदर होता है कि भैया मोमेंटम एज वेल एज पोजीशन दोनों को साइमल्टेनियसली निकालना पॉसिबल नहीं है। कितना एरर आएगा याद करो, कुछ बताया था क्या? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। चलो याद है सबको, याद है भैया, याद है। चलो क्लियर है यहां तक बात? अब समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सर आने वाले समय में बहुत काम में आने वाला है।
और ये सब बताऊंगा भी, टेंशन क्यों ले रहे हो। किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जैसे लेट सपोज n इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्बिट है। कौन सी है बेटा? n इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्बिट। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बस वो याद रखना, 2n स्क्वायर। क्या होता है बेटा? 2n स्क्वायर। कौन सी ऑर्बिट है? फर्स्ट ऑर्बिट है, तो n की जगह 1 रख दो, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपको जानते ही हो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो n इक्वल्स टू 2, सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो भैया क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 2 जा, अरे सर 8 होता है, ये तो हमें पता ही है। तो सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भैया? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलो मैंने कहा थर्ड ऑर्बिट में देख लेते हैं, ये ऑर्बिट की बात चल रही है। 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है? अरे कॉमन सेंस, अरे 9, अच्छा 9 2 जा 18, मतलब बेसिकली थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18 होते हैं। जैसे ही आप फोर्थ का निकालोगे तो आपको पता चलेगा 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो भैया पर ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2n स्क्वायर। क्या होता है बेटा? 2n स्क्वायर। लेकिन ऑर्बिटल के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ऑर्बिटल मतलब क्या होता है सर? ऑर्बिटल मतलब होता है रूम, और रूम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? रूम में कितने लोग होते हैं सर? 2 पर्सन, और पर्सन यहां पर इलेक्ट्रॉन की तरह है, मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बस 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज 2, बस इतना था और कुछ भी इसके अंदर नहीं था। क्लियर है यहां तक बात? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? कंफर्म? सारी चीज क्लियर है? चलिए एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं जल्दी। ये हो गए आपके डिफरेंसेस खत्म, ये डिफरेंसेस खत्म। चलिए सर जी, हो गया। तो ये था डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, जो कि हो गया समाप्त। इस पे 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है सर, तो गलती नहीं करना है। अब अपन देखेंगे सर ऑर्बिटल्स के शेप। ऑर्बिटल्स कितने टाइप की होती है सर जी? अब वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, कि ऑर्बिटल्स कितने टाइप की होती है, ये आपको अपन को देखना है। चलिए सर जो ऑर्बिटल्स होती हैं, पेन थोड़ा ढंग से चलो, जो ऑर्बिटल्स होती हैं अपनी सर, वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, ठीक है। पहली बात तो ऑर्बिटल्स का मतलब रूम होता है, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। ऑर्बिटल्स अपने पास कितने टाइप की होती है वो मैं आपको बताने वाला हूं। एक होती है अपने पास एस ऑर्बिटल। कौन सी होती है सर जी? एस ऑर्बिटल। दूसरी होती है अपने पास पी ऑर्बिटल। तीसरी होती है अपने पास डी ऑर्बिटल, और फिर अपने पास होता है एफ ऑर्बिटल। ये 4 तरीके की ऑर्बिटल्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे रूम्स नहीं होते, अभी आप कहोगे सर ऑर्बिटल का मतलब तो आपने रूम कहा था, तो भैया एक होता है सिंपल रूम, एक होता है लग्जरियस रूम, एक होता है स्वीट रूम। इस तरीके के 4-5 रूम्स आपके पास कैटेगरी में होते हैं। वैसे हमारे पास 4-5 कैटेगरी की ऑर्बिटल्स होती है। पहली होती है एस ऑर्बिटल, सस्ते में, फिर पी ऑर्बिटल थोड़ी महंगी, डी ऑर्बिटल और महंगी, एफ ऑर्बिटल और महंगी। लेकिन सर रूम तो रूम होता है, तो ऑर्बिटल भी ऑर्बिटल होती है। सारी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं सर जी? 2 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई भी ऑर्बिटल ले लो, चाहे आप डी ऑर्बिटल ले लो, चाहे आप पी ऑर्बिटल ले लो, चाहे आप एस ऑर्बिटल ले लो, चाहे आप एफ ऑर्बिटल ले लो, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सर जी? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यह बात आपको पता होनी चाहिए। तो आज इन्हीं के शेप पे ये बात करूंगा। इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप कैसा होता है। सर इसके शेप की बात आपकी बुक में करी ही नहीं गई है। एफ इवन बीएससी एमएससी लेवल पे भी इसकी शेप की बात नहीं होती है। बात करेंगे क्यों नहीं होती है। सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन जाता है, क्योंकि ऑर्बिटल मतलब बहुत छोटी सी बात हो गई, ठीक है। यही जब मैं इन सबको जोड़ता हूं ना, गुलदस्ता तैयार हो जाता है। गुलदस्ता में अपन को समझ में नहीं आता किसको कहां जाना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को सब पता है।
इलेक्ट्रॉन छोटी सी चीज है, उसको पता है मेरे को किधर जाना है, मेरा वॉशरूम किधर है, मेरा क्लीनिंग रूम किधर है, मेरा डाइनिंग रूम कहां है, मेरा शोरूम कहां है, सब पता है इलेक्ट्रॉन को। आपको नहीं दिखेगा क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की दुनिया आपके लिए बहुत छोटी है, ऐसे मुंडी करके भी देखोगे तो नहीं देख पाओगे। सर सबसे अच्छा एग्जांपल चींटी देखिए, चींटी का बिल जो होता है ना, बस ऐसा समझ जाइए, चींटी के बिल में उसका भी सब कुछ होता होगा, उसका ड्रेसिंग रूम, उसका डाइनिंग रूम, उसका बेडरूम, उसका हॉल, उसका किचन, उसका भैया थोड़ी दूर पे जाके सुलभ शौचालय, उसका थोड़ी दूर पे जाके भैया शॉपिंग मॉल, डीवी मॉल, सब होते हैं उसके भी। लेकिन आप देख पाओगे क्या? नहीं, एक ऐसी उंगली हिला दोगे उसका पूरी दुनिया और गृहस्थी इधर उधर हो जाएगी। तो वो छोटी सी जगह, इतनी सी चीजें, तो उसके छोटी छोटी चीजें बना रखी है उसने अपने बिल के अंदर। तो वैसी सेम चीज यहां पर इलेक्ट्रॉन की दुनिया देखने वाले हैं अपन। अरे आज तो ऑर्बिटल बता रहा हूं, अगली बार बताऊंगा वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगला जो टॉपिक आएगा ना वो तो यही है, कैसे बांटे गए, कैसे ऑर्बिट होती हैं, कैसी ऑर्बिटल्स होती हैं, कैसे कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, और फिर उसके बाद फाइनली आपका लास्ट टॉपिक जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स, उस पर बात करने वाला। तो बढ़िया दबा के पढ़िए, थोड़ा काम का, तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो यहां तक समझ गए? ऑर्बिटल्स आपके पास 4 टाइप की होती है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, चारों के शेप अलग होंगे, वो बात करेंगे। दूसरी बात, कोई भी ऑर्बिटल ले लो, चाहे एस ऑर्बिटल, चाहे पी ऑर्बिटल, चाहे डी ऑर्बिटल, चाहे एफ ऑर्बिटल, चारों की ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन बस। चारों की एनर्जी अलग होती है, एस ऑर्बिटल से ज्यादा एनर्जी होती है पी ऑर्बिटल की, मैंने कहा ही महंगा रूम है। पी ऑर्बिटल से ज्यादा एनर्जी होती है डी ऑर्बिटल की, और डी ऑर्बिटल से ज्यादा एनर्जी होती है एफ ऑर्बिटल की। सर जैसे जैसे रोकड़ा बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। तो यही बात याद रखना है, सबसे सस्ता रूम है एस ऑर्बिटल का और सबसे महंगा रूम है एफ ऑर्बिटल। अंबानी के घर में रूम लेने जा रहे हो और ये आप नॉर्मल यहीं पर कहीं पे भी, ठीक है। चलिए, तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं यहां तक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एक बार चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी, एक एक ऑर्बिटल पे बात करने वाले हैं। हुआ? चलिए ये लीजिए, सबसे पहले बात करेंगे शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। किसका बेटा? शेप ऑफ एस ऑर्बिटल का। ठीक है, एस ऑर्बिटल का शेप होता है बेटा स्फेरिकल शेप। कैसा होता है? स्फेरिकल शेप, ऐसा। ठीक है, इसको और अच्छे से बनाता हूं, रुको। ये मेरा न्यूक्लियस मान लिया मैंने, ठीक है। अब न्यूक्लियस कह रहा हूं ऐसा, ये बीच में मेरा न्यूक्लियस और उसके अराउंड ऐसे स्फेरिकल शेप में। कौन है? स्फेरिकल शेप में। ये पूरी की पूरी, ये जो दिख रही है आपको, ये पूरा एक जो एरिया दिख रहा है, इसी को अपन कहते हैं बेटा एस ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? एस ऑर्बिटल। और कैसे शेप की दिख रही है? स्फेरिकल शेप की। कैसे दिख रही है? स्फेरिकल। मतलब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ये ऐसे पूरी पूरी गोल गोल, इसको अपन कहेंगे एस ऑर्बिटल। क्या कहेंगे बेटा? एस ऑर्बिटल। ठीक है, कैसी होती है? स्फेरिकल इन शेप। तो याद रखिएगा, कोई भी आपको बोले अच्छा ऐसा नहीं भी बनाना हो तो प्लीज ऐसा बना दीजिएगा। ये रही एस ऑर्बिटल, ये रही अपनी एस ऑर्बिटल। कोई दिक्कत की बात यहां तक? दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, एक और इंपॉर्टेंट बात। सर यहां पर ध्यान से देखिएगा, मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है। ये मेरा कोई भी एक्सिस मान ली, मैंने मतलब मान लिया वाई एक्सिस हो गया, ये मैंने मान ली एक्स एक्सिस हो गया, और ये मैंने मान ली जेड एक्सिस हो गया। सर एस ऑर्बिटल की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, क्योंकि वो हर डायरेक्शन में होता है। देखो ऐसे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में भी है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में भी, और जेड एक्सिस। स्फेरिकल शेप का यही अपना फायदा होता है कि वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं होता। तो भैया ये क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? नॉन डायरेक्शन। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि एस ऑर्बिटल जो होती है वो कैसी होती है? नॉन डायरेक्शनल होती है। कैसी होती है? नॉन डायरेक्शनल होती है। ये अभी आपको सारी बातें पता चलेंगी। अभी आगे अपन जैसे जैसे जाएंगे ना, ये सारी की सारी कैसी होती है? नॉन डायरेक्शनल होती है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब किसी एक डायरेक्शन में नहीं है, सारे डायरेक्शन में मिलती है, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। और दूसरी बात, कैसे शेप की होती है सर? स्फेरिकल इन शेप में होती है। कैसी होती है? स्फेरिकल इन शेप होता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलो अगला पॉइंट देखो। सर ये पॉइंट हमें वैसे ही आप पढ़ा चुके हो। फाई का स्क्वायर गिव्स द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट। हमें पता, और उस पॉइंट को हमने नाम दिया था ऑर्बिटल। क्या नाम दिया था? ऑर्बिटल। ठीक है सर,
अब देखिए क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1s इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस एंड डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, एस ऑर्बिटल है। अभी यहां एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कैसी है, बहुत ज्यादा है। लेकिन आप जैसे जैसे दूर जाओगे तो ये एस ऑर्बिटल खत्म होने लगेगी, और जैसे जैसे खत्म होने लगेगी तो जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो फिर वहां पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं। तो भैया न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी किसकी, क्योंकि न्यूक्लियस के पास कौन है, एस ऑर्बिटल है। और फिर जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो भैया वहां पर एस ऑर्बिटल कम हो जाएगी, और एस ऑर्बिटल कम होगी तो वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए न्यूक्लियस के पास देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1s इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास एस ऑर्बिटल है, इसलिए पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा, एंड डिक्रीजेस as the distance from the nucleus increases। न्यूक्लियस से जैसे आप दूर जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो एस ऑर्बिटल की जो रेंज होगी वो कम हो जाएगी, और एस ऑर्बिटल की रेंज जो कम हो गई तो आप ऑर्बिटल से बाहर जा रहे हो, ऑर्बिटल से बाहर जाओगे तो सर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ऑर्बिटल के बाहर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो गई मतलब कम हो जाएगी। ठीक है, अब आगे आ जाइए एक और चीज, और अगर मान लीजिए कम हो गई तो वो एक ऐसा रीजन आ जाएगा, देखो मैं बनाता हूं, उसको ही बनाता हूं, उसको भी बनाते हैं अपन, उसको भी नहीं छोड़ेंगे, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं उससे बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे जरूर। देखो अब ये ऑर्बिटल यहां खत्म हो गई, अब ये ऑर्बिटल खत्म, ऑर्बिटल कौन सी है, येलो वाली। चलो अब देखो ध्यान से देखना इस वाले को, इसको थोड़ा सा अपन इसको हटा देते हैं नीचे वालों को, ठीक है, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। चलो बेटा अब भी चलो, ठीक है। अब ध्यान से देखो सर जी, ऑर्बिटल वाला एरिया कौन सा है, ये अंदर वाला, येलो वाला जो पार्ट है ना वो ऑर्बिटल है। क्या है बेटा, ऑर्बिटल है। और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कैसी होती है, प्रोबेबिलिटी of finding an electron is maximum। सर मतलब येलो वाले में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, कहां जा रहे हो सर जी, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो। न्यूक्लियस से दूर जाने का मतलब जैसे ये देखिए, ये आप जा रहे हैं, यहां ऑर्बिटल खत्म। अब आप कहां चले गए, एक ऐसे रीजन में गए, ये वाला जो रीजन दिख रहा है, ये आप ऐसे रीजन में चले गए हैं जहां पर ऑर्बिटल तो है नहीं, और ऑर्बिटल नहीं है तो सर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी कैसी होगी, मिनिमम होगी। तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला बाहर वाला, ये एक ऐसा रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कैसी होती है सर, मिनिमम होती है। मिनिमम का मतलब फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in this region is 0। ये जो बाहर दिख रहा है ब्लू वाले में जो मैंने ऐसे सर्कल किया है, इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0। और इसी को अपन नाम देते हैं नोडल सरफेस, या फिर सिंपली नोड। क्या बोलते हैं इसको सर, इसको सिंपली बोला जाएगा या तो नोड या फिर नोडल सरफेस, या आगे जाके इसको एक और नाम से भी बोलेंगे नोडल प्लेन। बात समझ गए, समझे बात के नहीं समझे, क्या क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपको, 3 नाम बताए मैंने आपको, नोडल प्लेन, नोडल सरफेस और नोड। अरे यार आ गया, आया, ठीक है। ये आया अपना कौन सा, नोडल सरफेस, और ये अपना आया कौन सा, नोड। तो ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो, 0, उसको कहेंगे नोड, नोडल सरफेस या नोडल प्लेन। और जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कैसी हो, मैक्सिमम हो, उसको अपन क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। क्या कहते हैं बेटा, ऑर्बिटल। तो ये बात याद रखना है, दोनों को याद रखना है। ऑर्बिटल मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, और नोड मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात, पक्का। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए नीचे लिखा भी है, द इंटरमीडिएट रीजन अ स्फेरिकल शेल where the probability is 0 is called nodal surface और simply node। तो सर इस डायग्राम को जरूर बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, अच्छे से ड्रॉ करा है मैंने। जल्दी फटाफट नोट डाउन करिए, फिर आगे अपन थोड़ी और बात करते हैं एस ऑर्बिटल पे। जल्दी जल्दी हुआ, हो गया। चलो ये देखिए सर, ये देखिए शेप देखिए सर, ये 1s ऑर्बिटल है, ये क्या है 1s। अच्छा, ये आगे आपको पता चलेगा सर ये क्या है, 1s क्या होता है सर, ये क्या होता है 2s ये क्या होता है 2p, ये क्या होता है सर 3s, सॉरी ये क्या होता है सर, ये क्या होता है 4s, ये क्या है। मैंने कहा ठीक है सर, अभी आपको थोड़ा थोड़ा तो पता होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और अच्छे से बताऊंगा। फर्स्ट शेल के अंदर जो s ऑर्बिटल होगी वो ये है 1s, सेकेंड शेल के अंदर जो s ऑर्बिटल होगी वो ये है 2s, थर्ड शेल के अंदर जो s ऑर्बिटल होगी वो है 3s, फोर्थ शेल के अंदर जो ऑर्बिटल होगी वो होगी बेटा 4s। क्या होगी 4s। बात समझ गए। आप समझिएगा, यहां पर सिर्फ एक मुद्दे की बात समझनी है और कुछ भी नहीं समझनी। और मैं आपको कहता हूं सर ये बहुत आसान चीज है, बस बच्चों को टफ लगता है। जो 1s होता है, कौन सा होता है बेटा 1s, इसमें एक भी नोड नहीं होती, इसमें एक भी नोड जो नोड होती है नहीं होती, 0 नोड्स होती हैं। कितनी नोड्स होती हैं 0। नोड क्या है सर, अरे अभी तो बताया था, ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0, उसको अपन क्या कहते हैं नोड कहते हैं। देखिए 1s में ऐसी कोई जगह नहीं दिख रही। 2s में आओ, 2s में देखो ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है बीच में, ये बीच में व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये वाला, ये जो व्हाइट व्हाइट है ना वही आपकी नोड कहलाती है। तो 2s में कितनी नोड होती है, एक, मतलब एक ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0 होगी। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली वहां पर इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जाएगा, उसको अपन नोड कहते हैं। इधर पे 2 नोड है, एक तो ये रहेगी और एक आपकी यहां रहेगी। तो जो 3s है उसके अंदर कितनी नोड होती है सर, 2 नोड होती है। कितनी नोड होती है 2। सर इसका तो फॉर्मूला भी है और बच्चों सा फॉर्मूला है, लेकिन मैं अभी आपसे बात नहीं करना चाह रहा हूं उस फॉर्मूले पे, इसीलिए बस बोल रहा हूं, नहीं तो इसका तो मैं फॉर्मूला भी दे दूं आपको कि भैया नोड्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n माइनस एल माइनस 1। अब इस फॉर्मूले को बताने के लिए मेरे को थोड़ी सी चीजें बतानी पड़ेंगी आपको। क्या चीजें बतानी पड़ेंगी अब समझ लो, चलो सुन ही लो अब तो, अब फिर नहीं तो बाद में बोलोगे सर ने बताया नहीं, सर गोटी देके चले गए। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं बता के जाएगा, बिल्कुल बता के जाएगा, आप समझना, अब समझो बिल्कुल। सर ये क्या है, जो n और l दिख रहा है ना, ये सब क्वांटम नंबर्स है। क्या है बेटा, क्वांटम नंबर्स है। जो n होता है ना वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। क्या है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बेटा ये सब पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। जो l है ना वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है। कहोगे सर कैसे कैसे, तो नाम है। मैंने कहा यार क्या कर सकता हूं, नाम है तो है। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब समझना सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है सर। सर आगे जो नंबर दिखता है ना वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। जैसे 1s में नंबर क्या है 1, तो 1 हो जाएगा क्या n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है सर जी, n इक्वल्स टू 1। इधर कितना है 2s, तो इसमें n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 2। सर बहुत इजी है। इधर क्या है 3s, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा 3। मतलब ये जो आगे नंबर्स है ना यही क्या बताते हैं, n बताते हैं। क्या बताते हैं सर, n। ठीक है सर, n तो समझ गए। l क्या होगा, मैंने कहा l की कुछ वैल्यूज होती है। आपके पास ऑर्बिटल कितने टाइप की होती है, s p d f। मैंने कहा ओके। अब बेटा ये अभी लिख लेना, अभी काम में आ जाएगा, और फिर जब मैं आगे पढ़ाऊंगा ना तो पूछूंगा और मारूंगा बेटा नहीं बता पाए तो। s के लिए l की वैल्यू होती है बेटा 0, p के लिए होती है 1, d के लिए होती है 2 और f के लिए होती है 3। याद ही रखनी है आपको। सर काम की वैल्यूज है, इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे क्वेश्चन आता है। सर चारों ऑर्बिटल्स के लिए मैंने l की वैल्यू आपको दे दी है। s के लिए कितना होता है 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। चलो अब निकालते हैं नोड्स, अब निकालते हैं नोड्स। पहले किसके लिए नोड्स निकालेंगे, 1s के लिए। किसके लिए निकालेंगे सर, 1s के लिए। मुझे पहले बताओ सर 1s के लिए मुझे n चाहिए, n की वैल्यू कितनी है, जरा कमेंट सेक्शन में लिखना। अरे सर अभी तो आपने सिखाया जो आगे नंबर होता है वही n होता है, मतलब यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है सर। सर l कितना होगा, मैंने कहा बगल में बनाया है मैंने चार्ट, चेक करो। किसका, s का पता लगाना है।
सर एस के लिए एल तो 0 होता है। मैंने कहा ठीक है, अब फॉर्मूले में लगाओ, नोट्स के फॉर्मूले में, नोट्स के फॉर्मूले में लगाओ, आ जाओ जरा। क्या होगा सर, 1 माइनस एल कितना है 0, फिर माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना आ गया 0। सर मतलब 1s में कोई भी नोड नहीं होती, एक भी नोड नहीं होती, तो मैंने कहा भी तो था इसमें कोई भी नोड नहीं होती, 0 नोड होती है। कितनी होती है 0। 1s में एक भी नोड नहीं होती है, मतलब ऐसी कोई प्लेस नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होगी, ऐसी कोई भी जगह 1s में नहीं होती। समझ में आया, 1s में कितनी नोड होती है 0। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड का निकाल के देखते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं जल्दी जल्दी। ठीक है, सेकंड का निकाले, चलो किसका 2s का निकालते हैं। अब 2s का देखो कितना बढ़िया है 2s, तो n की वैल्यू कितनी है सर 2, l की वैल्यू, अरे सर ऐसी तो s की तो 0 ही होती है। मैंने कहा लगाओ नोट्स, लगाओ नोट्स, चलो नोट्स, n कितना है सर 2, 2 माइनस 0 माइनस 1 कितना आ गया सर 1। तो मैंने कहा ही था 2s में एक नोड होती है। देखिए 2s में कितनी नोड है, एक नोड है। कितनी नोड है, एक नोड है। समझ गए, कितना सिंपल है सर। अब आप चाहो तो 3s भी निकाल लो, यही निकालो 3s, लो 3s, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और यहां 3 हो जाएगी, यहां 3 रखो, और यहां 3 हो गई तो सर इधर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। कितनी नोड्स आ गई, 2 नोड्स आ गई। देखिए एक और 2 नोड्स। ऐसी 4s में निकालोगे तो कितनी नोड हो जाएंगी, 3 नोड हो जाएंगी। कितनी नोड हो जाएंगी सर, 3 नोड हो जाएंगी। बात समझ में आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का कंफर्म, क्लियर है सबको। चलो अब नंबर ऑफ नोड्स, पहली बात तो यहां पर जो अपन नोड्स की बात कर रहे हैं ना, जब भी आप s ऑर्बिटल की हमेशा बात करोगे यहां पर निकाली जाती है स्फेरिकल नोड्स। कौन सी निकाली जाती है, स्फेरिकल नोड्स। नोड्स दो तरीके की होती है, स्फेरिकल नोड्स और एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड्स यहां नहीं होती, यहां पर सिर्फ कौन सी होती है, स्फेरिकल, क्योंकि शेप कैसा है भैया इसका, स्फेरिकल शेप का है। तो देखिए नोड्स भी कैसी होती हैं, स्फेरिकल होती है। कैसी होती है, स्फेरिकल। तो यहां जाइए, नंबर ऑफ नोड्स और स्फेरिकल नोड्स को निकालने का फॉर्मूला क्या है सर, n माइनस एल माइनस 1। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। हमने कहा ठीक है सर, वेरी गुड सर जी, वेरी गुड। In general, any ns orbital has n minus 1 minus n minus 1 nodes, इतनी होती है, निकालने सिखा दिया मैंने आपको। और इनको स्फेरिकल नोड्स ओनली कहते हैं। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल नोड्स होती हैं और कोई भी नोड्स पाई नहीं जाती हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, नॉन डायरेक्शनल। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो s ऑर्बिटल होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, क्योंकि वो जितनी x एक्सिस में है उतनी y एक्सिस में और उतनी ही z एक्सिस में। तो कहीं भी दिक्कत की बात नहीं है, वो नॉन डायरेक्शनल होगी, ना तो वो s में होंगी, ना तो वो y में होंगी, ना तो वो z में होंगी, वो ऑल 3 डायरेक्शंस में देखने को मिलेंगी। तो सर ये था s ऑर्बिटल के बारे में। 2-3 बातें याद रखना है। s ऑर्बिटल में शेप कैसा था, स्फेरिकल। कैसा था, स्फेरिकल। न्यूक्लियस के अराउंड ऐसी सर्कुलर जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, स्फेरिकल इन शेप होती है, उसको अपन s ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं सर, s ऑर्बिटल। उसके बाद एक और जगह देखी, ये तो सर ऑर्बिटल की बात हुई, ऐसी भी जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एकदम कम होती है, मतलब लगभग 0 होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड, या फिर नोडल प्लेन, या फिर नोडल सरफेस कहते हैं, जिसको निकालने के लिए भी बहुत बढ़िया तरीके से आपने सिखा दिया। 1s में 0 होती है, 2s में 1 होती है, 3s में 2 होती है। फॉर्मूला क्या था, n माइनस एल माइनस 1। n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और सर आपने बढ़िया तरीके से सिखा दिया कैसे सॉल्व करना है। दूसरी बात, नॉन डायरेक्शनल, हर डायरेक्शन में होती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पक्का क्लियर है। तो ये था सर किसके बारे में, पहले तो s ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकल शेप की होती है। पहले एक बार फटाफट नोट डाउन कर लो और फिर आगे चलते हैं और अब देखते हैं किसको सर, p ऑर्बिटल को निपटाते हैं अभी फटाक से, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए हो गया सर, तो s ऑर्बिटल होती है समाप्त। अब बात करेंगे अपन किस पे, p ऑर्बिटल पे। करें, चालू करें, चलो सर जी तो हटा दो इसको जल्दी फटाक से। चलो सर, तो सर p का जो होता है वो डंबल शेप होता है। कैसा होता है, डंबल शेप। चलो देखते हैं सर कौन सा डंबल की बात कर रहे हो आप। मैंने कहा अब भी दिखाते हैं सर आपको। चलिए p ऑर्बिटल की बात हो रही है सर जी, p ऑर्बिटल की। s तो देख लिया, अब देखो p क्या बढ़िया बनाता हूं मैं। इस तरीके से होता है सर, है ना। वो डंबल याद नहीं है, बॉडी
कहोगे सर बॉडी वॉडी तो कुछ है नहीं, फालतू दिखा रहे हो, मतलब बता रहा हूं भाई, वो ऐसे जिम में उठाते हैं ना, बस वैसी शेप की बात कर रहा हूं। उसी को अपन किस नाम से जानते हैं? डंबल शेप के नाम से जानते हैं। देखो वहां पे भी ऐसे ही बना हुआ है, किस नाम से जानते हैं? डंबल शेप के नाम से जानते हैं। ये डंबल शेप के नाम से, दो लोब होते हैं, ये बीच में आप मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये बीच में यहां पर आपका ये न्यूक्लियस मान लिया, ये न्यूक्लियस के अराउंड एक ये लोब हो गया, ये फर्स्ट लोब, और ये आपका सेकंड लोब, ठीक है। और जब दोनों पूरा बन जाता है तो इसको अपन पी ऑर्बिटल कहते हैं, और इसी को डंबल शेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डंबल शेप। अब इसी में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, यहां इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है, यहां इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है आपको इस जगह पे। ये होता है आपका क्या सर? डंबल शेप। कौन सा शेप होता है? डंबल शेप। अब पी ऑर्बिटल भी सर 3 टाइप की होती है सर? क्या बोलना चाह रहे हो? पी ऑर्बिटल क्या होती है? 3 टाइप की होती है। मैंने कहा अरे तेरी तो, कैसे सर 3 टाइप की कैसे बताओगे आप? मैंने कहा बिल्कुल बताएंगे। पी ऑर्बिटल 3 टाइप की होती है। देखो जरा ध्यान से, एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, और एक होता है पी जेड। कौन कौन होता है? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। 3 पी ऑर्बिटल्स होती है। सर ये क्या है यार, सर थोड़ा समझाओ ना। मैंने कहा बिल्कुल अब भी समझाएंगे सर, ऐसा छोड़ेंगे थोड़ी आपको, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? ये देखिए एक्सेस आ गई, ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो, और एक और होगी जेड एक्सिस, ठीक है। तो जब आपका डंबल एक्स एक्सिस के ऊपर है, काय पे है सर? एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो उस तरीके की पी ऑर्बिटल को कहा जाता है पी एक्स। क्या होता है सर? पी एक्स। मतलब डंबल शेप है तो पी ऑर्बिटल तो कहलाएगी, लेकिन कौन सी वाली एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे, इसलिए उसको क्या कहते हैं अपन? पी एक्स ऑर्बिटल। क्या कहते हैं सर? पी एक्स ऑर्बिटल। अपना जेड भी होगा, लेकिन जेड भी खाली पड़ा होगा। देखो ये जेड भी अपना क्या पड़ा हुआ है? खाली पड़ा हुआ है। दिख रहा है? कोई दिक्कत की बात तो नहीं। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों की दोनों आपकी क्या पड़ी हुई है? खाली पड़ी हुई है। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यही केस देखो, बिल्कुल इजीली, बिल्कुल इजी ध्यान से देखना, पूरा यही बना रहा हूं। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, और ये आपकी जेड एक्सिस। अब देखो, अगर ये डंबल y एक्सिस पे आ जाए, काय पे आ जाए? y एक्सिस पे, तो आप लोग समझ ही गए होंगे सर अगर y एक्सिस पे है तो इस तरीके की ऑर्बिटल को कहेंगे py ऑर्बिटल। क्या कहेंगे सर? py ऑर्बिटल। क्योंकि भैया डंबल कौन से एक्सिस पे है? y एक्सिस पे। इधर डंबल कौन सी एक्सिस पे? x एक्सिस पे। तो px और ये py। अब एक और देखो जरा सर, ये मैं आपको सारे डायग्राम इसलिए बता रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। बनाओ जरा डंबल, बनाओ। ये देखो, अब कौन सी एक्सिस पे? z एक्सिस पे। तो इस तरीके के को कहा जाता है pz एक्सिस, pz ऑर्बिटल। तो जो p ऑर्बिटल होती है वो 3 टाइप की हो सकती है, px, py, pz। जब आपका डंबल x एक्सिस पे है तो px ऑर्बिटल, अगर y एक्सिस पे डंबल है तो py ऑर्बिटल, और z एक्सिस पे है तो सर pz ऑर्बिटल, ठीक है। और याद रखना p ऑर्बिटल जो होती है वो डायरेक्शनल होती है। कैसी होती है सर जी? डायरेक्शनल होती है। डायरेक्शनल का मतलब सर उसके पास डायरेक्शन होती है। यहां पर x एक्सिस की डायरेक्शन थी, यहां पर y एक्सिस की, और यहां पर z एक्सिस की थी। तो ये होती है आपकी p ऑर्बिटल, जो 3 टाइप में पाई जाती है। लेकिन सर ये मत समझना इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन px ऑर्बिटल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, py में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और pz में भी 2 होंगे। ऐसा नहीं कुछ अलग दिखने लगी तो और रूम के अंदर नंबर ऑफ पर्संस बढ़ जाएंगे, नहीं, 2 मतलब 2, ठीक है। बस याद रखना है कि p ऑर्बिटल 3 टाइप की होती है, px, py और pz। कोई दिक्कत? और अब नोट देखो सर, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहां पर ज्यादा है, लेकिन क्या यहां पर होगी? यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी? नहीं होगी। तो सर यही वाले जो एरियाज होते हैं इन्हीं को अपन क्या नाम देते हैं? नोड। क्या नाम देते हैं? नोड। अब यहां देखो, एक्स एक्सिस पे तो अपना कौन है? ऑर्बिटल है, तो यहां तो इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। क्या सर y एक्सिस पे कोई इलेक्ट्रॉन मिलेगा? नहीं मिलेगा सर, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। z पे कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यहां पर y आपकी एक नोड हो जाएगी, z आपकी दूसरी नोड हो जाएगी। तो मतलब p ऑर्बिटल के अंदर कितनी नोड्स होती हैं? 2 नोड्स होती हैं। कितनी होती हैं? 2 नोड्स होती हैं।
और इसके अंदर एक दूसरे तरीके की नोड होती है जिसको अपन कहते हैं एंगुलर नोड्स। क्या कहते हैं सर? एंगुलर नोड्स। तो मतलब इसके अंदर जो नोड्स आती हैं वो नोड्स दोनों हो सकती हैं, लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा जो नोड्स पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं एंगुलर नोड्स। क्या पाई जाती हैं सर जी? एंगुलर नोड्स। उन्हीं को रेडियल नोड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? रेडियल नोड्स। नोड्स का मतलब आपको पता है, एक ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी लगभग कितनी हो? जीरो। लगभग कितनी हो? जीरो। और आपको दिख रहा है अगर ये px है तो y पे तो इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, z पे भी नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन कहां होगा? px पे होगा। तो y वाली भी नोड कहलाएगी, z वाली भी नोड कहलाएगी। मतलब px के अंदर दो तरीके की नोड्स मिल सकती हैं, दो नोड्स मिलेंगी। पी वाई पे भी ऐसी होगा, एक्स पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं, जेड पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो पी वाई के अंदर भी कितनी नोड्स मिल सकती हैं? दो नोड्स मिल सकती हैं। इधर देखिए, जेड पे इलेक्ट्रॉन है, वाई पे नहीं है, एक्स पे नहीं है, तो इसके अंदर भी कितनी नोड्स हो सकती हैं? दो। तो भैया पी ऑर्बिटल के अंदर दो नोड्स होती हैं और दोनों की दोनों कैसी होती हैं? एंगुलर नोड्स होती हैं। कैसी होती हैं सर? एंगुलर होती है। पहले ये डायग्राम बनाओगे सब अच्छे से, फिर अपन चलते हैं पीछे और देखते हैं थ्योरी में कंप्यूटर साहब ने क्या लिख के रखा है। ठीक है, चलो जल्दी बना लो। बना लिया? डायग्राम अच्छा बना है कि नहीं बना है? अच्छा, ओके सर, बहुत शानदार। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू सर। आ जाओ, अब आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पी इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन टू लोब्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस। दिस गिव राइज टू अ डंबल शेप फॉर द पी ऑर्बिटल। उसके अंदर दो लोब होते हैं, आपको जैसे यहां दिख ही रहा होगा भैया। एक ये बना दिया, रुको अब इसमें क्या है सर, लाइट कलर नहीं चलता ना अपना यार। ये एक ये बना दिया और एक ये बना दिया, तो ये आपके हो जाते हैं क्या सर जी? क्या हो जाते हैं आपके? समझ के देखिए थोड़ा अच्छे से। क्या समझ के देखिए? ये लोब बना दिया अपन ने, दो लोब बना दिए तो डंबल शेप हो जाता है। क्या हो जाता है? डंबल शेप। और कौन से डायरेक्शन में सर? एक्स जेड डायरेक्शन में। तो डेफिनेटली इसके पास दो नोडल प्लेन होंगी, एक्स वाई। क्या होगी? एक्स वाई नोडल प्लेन होंगी। कोई दिक्कत यहां तक? अब आ जाओ। अ प्लेन पासिंग, अब इधर फिर लाइट कलर आ जाओ। A plane passing through the nucleus on which the probability of finding the electron is almost zero. ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो? जीरो हो, उसको अपन नोड कहते हैं या फिर नोडल प्लेन कहते हैं। उसको नोड्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर? नोड्स भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। फटाफट एक बार नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये सब अपन पढ़ चुके हैं, ये दोनों चीज मैंने आपको पीछे बता दी। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करेंगे। हो गया? चलो जल्दी आ गया हो, जल्दी आ गया हो। चलो अब देखिए सर, पी ऑर्बिटल्स हैव थ्री डिफरेंट ओरिएंटेशन। पी ऑर्बिटल के तीन ओरिएंटेशन होते हैं एक्स वाई जेड के टर्म्स में। दीज आर डेजिग्नेटेड एज पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, ये देखिए पी एक्स, ये रहा पी एक्स, देखिए एक्स एक्सिस पे है। ये देखिए पी वाई वाई एक्सिस पे है, और ये पी जेड जेड एक्सिस पे है। मैंने अभी आपको ये पीछे तीनों बता दिए। अनलाइक एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बात तो होती है, एस ऑर्बिटल तो पूरा गोलू गोलू था, और जो गोलू मोलू था वो तीनों डायरेक्शन में बराबर था, और जब गोलू मोलू तीनों डायरेक्शन में बराबर था तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं था। और अगर बात करें तो पी एक बार एक्स में, एक बार वाई में, एक बार जेड में, तो तीनों में इंडिविजुअल उनके डायरेक्शन है, इसलिए पी एक्स, पी वाई, पी जेड उनके पास डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। द थ्री पी ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर एनर्जी shells have equal to energies are called degenerate orbitals। सर समझिएगा, जो px है इसकी जो एनर्जी होगी वो py के बराबर होगी, और इसकी जो एनर्जी होगी pz के बराबर होगी। सर एनर्जीज में कोई अलग नहीं होंगे। अगर फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इसकी एनर्जी 5 जूल है तो सर ऑटोमेटिकली इसकी एनर्जी भी 5 जूल होगी, और ऑटोमेटिकली इसकी एनर्जी भी 5 जूल होगी। सर सिर्फ जो फर्क है वो है डायरेक्शन में, कि सर ये एक्स डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में है, और ये जेड डायरेक्शन में। बाकी तीनों की एनर्जीज बराबर है, और जब एनर्जीज बराबर होती है तो इनको कहा जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या कहा जाता है सर? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। जिनकी एनर्जी बराबर होती है उनको कहा जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या कहा जाता है सर जी? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये बात हमेशा याद रखना, px, py, pz तीनों जो है वो तीनों की तीनों p ऑर्बिटल्स हैं, और तीनों की एनर्जीज लगभग बराबर होगी, बस इनका डायरेक्शन अलग है, इसीलिए इनको कहा जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या कहा जाता है सर जी? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। फटाफट नोट डाउन करेंगे दोनों पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये बात कभी भी ध्यान में नहीं रखना है
कि सर अगर पी एक्स पी वाई पी जेड है तो इनकी एनर्जी अलग होगी, नहीं। अगर एक ही ऑर्बिट में तीनों पाई जा रही हैं तो डेफिनेटली इनकी एनर्जीज भी कैसी होंगी सर, सेम होंगी। कैसी होंगी, सेम। इसीलिए इनको नाम दिया गया डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्लियर है यहां तक, पक्का? चलो एक बार नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट मारो जल्दी, फटाक से खिचिक करो जल्दी। चलो अब ये आ गया अपना डी वाला। तो यहां तक कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, आई थिंक सो। यहां तक तो चीजें समझ में आई होंगी, पक्की बातें। याद रखना है यहां पर जो नोड्स होती हैं वो भैया कौन सी नोड्स होती हैं अपनी, कौन सी नोड्स होती है? नोड्स दो तरीके की, स्फेरिकल और एंगुलर। यहां पर अपन एंगुलर नोड्स के बारे में बात करते हैं, और यहां पर नोड्स निकालने का भी फॉर्मूला मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। टेंशन मतलब बहुत ईजी है सर, बहुत ईजी है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का? क्लियर है यहां तक? चलिए अब अपन आगे बढ़ेंगे सर लास्ट वाले पे, जो है अपनी डी ऑर्बिटल। कौन सी ऑर्बिटल है? डी ऑर्बिटल। चलिए सर करें चालू। तो अब देखेंगे सर जी लास्ट अपना कौन सा, डी ऑर्बिटल। क्या सर? डी ऑर्बिटल। फिर मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इनके नोड्स वगैरह, ठीक है? तो नोट्स पे अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब आ जाते हैं डी ऑर्बिटल। सर डी ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं सर। डी ऑर्बिटल और खतरनाक है, डबल डंबल शेप होती है। कैसी होती है? डबल डंबल शेप। चलो मैं इसको दिखाता हूं अभी। डबल डंबल शेप होती है, ठीक है? कैसी होती है? डबल डंबल शेप, ठीक है? चलो नहीं पूरा क्लियर नहीं करेंगे, बड़ी मेहनत से बनाया था, कुछ कुछ मिटाएंगे, कुछ कुछ मिटाएंगे। कहोगे सर बच रहे हो काम से? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। चलो पी हटा दो, पी हटा दो, पी हटा दो, पी हटा दो। चलो 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 चलो, ठीक है ठीक है, हो गया। अब सर बात करनी है डी ऑर्बिटल्स की। किसकी बात करनी है? डी ऑर्बिटल्स की। चलो डी ऑर्बिटल जो होती है वो होती है सर डबल डंबल शेप। कैसी होती है? डबल डंबल शेप। इसको थोड़ा साइड कर सकते हैं क्या? वैसे होता तो है साइड, यहां रख लेते हैं। देख रहे हो, देख रहे हो, जादू जादू सब सीख रहा हूं मैं ये सब चीजें आजकल भाई, बहुत कारस्तानी। ये लो डबल डंबल शेप, ठीक है? डबल डंबल शेप। अब बना तो लें डबल डंबल। सर एक डंबल तो ये हो गया, एक और डंबल सर, ये लो, ये दूसरा डंबल आ गया। ये क्या आ गया हमारा? दूसरा डंबल। तो अब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहां भी होगी। ये लो दिख रहा है? तो ये जो शेप आता है सर ये होता है डी ऑर्बिटल का। सर इसको कहते हैं डबल डंबल। एक डंबल दूसरा डंबल, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है? तो याद रखेंगे ये होता है डी ऑर्बिटल का शेप, जिसको अपन क्या कहते हैं? डबल डंबल शेप। सर अब ये भी होती है कुछ टाइप की डी ऑर्बिटल जो होती है, ये भी कई टाइप की होती है। मैंने कहा कौन कौन से टाइप की होती है? तो सर किसी ने कहा देखो हम बताते हैं कितने टाइप की होती है। हमने कहा पहला सर डी एक्स वाई टाइप की होती है, फिर डी वाई जेड टाइप की होती है। मैंने कहा ओके। फिर डी जेड एक्स टाइप की होती है। मैंने कहा ओके। फिर सर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइप की होती है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर उन्होंने कहा डी जेड स्क्वायर टाइप की होती है। मैंने कहा ठीक है सर। तो कितने टाइप की हो गई? 1 2 3 4 5। मतलब सर जो डी ऑर्बिटल होती है वो 5 टाइप की होती है। डी ऑर्बिटल जो होती है 5 टाइप की होती है, और पी ऑर्बिटल 3 टाइप की, एस ऑर्बिटल एक ही टाइप की होती है। तो हमने कहा ठीक है सर, अब इसका शेप बनाना चालू करते हैं, क्योंकि बनाना तो पड़ेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमने कहा ठीक है सर चालू करते हैं फटाफट एक एक करके। सबसे पहले आता है डी एक्स वाई, डी एक्स वाई। हमने कहा ठीक है चलो, अरे चलो। तो हमने कहा ठीक है सर क्या करें? तो उन्होंने कहा सर एक्स और वाई प्लेन ले लो बस। क्या ले लो? एक्स प्लेन ले लो और वाई प्लेन ले लो, देखो उस पर बन जाएगा। मैंने कहा कैसे बनेगा? तो उन्होंने कहा बहुत ईजी है सर। याद रखना डी एक्स वाई का मतलब ये नहीं कि एक्स वाली एक्सिस और वाई वाली एक्सिस पे होगा, नहीं, उसके बीच में होता है। ये देखो ये पहला डंबल बना। अब हमने पढ़ा है कि जो पहला डंबल होगा उसी के परपेंडिकुलर दूसरा डंबल होगा। अगर ये पहला डंबल आया तो दूसरा डंबल कहां होगा सर? ये बीच में। ये देखिए, तो ये जो बन के आया है ये क्या बन के आया है? डी एक्स वाई। डी एक्स वाई का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, एक्स वाई पे नहीं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में। हमने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ, तो आप जैसा बोल दो। फिर आया डी वाई जेड। क्या आया सर जी? डी वाई जेड। तो मैंने कहा सर टेढ़ा आड़ा करके तो मैं बना नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है सर टेढ़ा आड़ा मत बनाओ, उनका ऑर्बिट का वो चेंज कर देना। क्या चेंज कर देना? अभी आपने इसको एक्स माना था, अभी आप इसको वाई मान लो,
और इसको क्या मान लो, z मान लो। सर एक्सिस मेरे ऊपर होती है, वो आप ये मत सोचना कि अभी जिंदगी भर मैंने इसको x माना है तो जिंदगी भर x चलेगा, नहीं, मैं इसको y भी दे सकता हूं, क्योंकि मुझे y और z के बीच में बनाना है। तो क्योंकि अगर मैं वो पूरा एक जैसा बनाऊंगा तो मेरे को दिक्कत हो जाती। चलो अब इनके बीच में होगा, अब इसी के परपेंडिकुलर होगा तो सर ये होगा, तो ये देखिए सर ये क्या बन गया मेरा, डी वाई जेड, मतलब y एक्सिस और z एक्सिस के बीच में, उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर नहीं बाबू, उसके ऊपर नहीं, एकदम उसके बीच में। ऐसी एक और है डी जेड एक्स, हाँ सर ये भी है, ये भी बना लेते हैं, क्या है डी जेड एक्स। तो अब एक काम करो सर, z और x मानना पड़ेगा। हमने कहा जी बिल्कुल, तो इसको z मान लो, इसको x मान लो। चलो तो एक ये, एक ये, एक ये लीजिए सर, तीनों बन के तैयार। ये हो गया हमारा डी एक्स वाई, कौन सा, ये रहा x और y के बीच में। ये हो गया डी वाई जेड, किस किस के बीच में, y और z के बीच में। ये क्या हो गया, डी जेड एक्स, z और x के बीच में। डबल डंबल जो है, इन तीनों की बात करूं मैं, किन तीनों की, डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। सर कोई भी एक्सिस के ऊपर नहीं है, कोई भी एक्सिस के ऊपर नहीं है, इसीलिए इन तीनों को, किनको, इन तीनों को, रुको मैं लिख रहा हूं एक साइड, कौन कौन, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। सर ये तीनों की तीनों, इन तीनों को बोला जाता है नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। क्या बोला जाता है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। क्या बोला जाता है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, क्योंकि तीनों कोई भी एक्सिस पे नहीं है। अब बात ये आती है सर बाकी दो क्या, इन दो का क्या करोगे, ये दोनों बताओ। मैंने कहा अब भी बताता हूं सर, बिल्कुल, मेरे को तो बताने के लिए बैठा हूं मैं तो बताने के लिए ही बैठा हूं। अब बारी आती है सर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। मैंने कहा ठीक है, इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो, ठीक है। सर इसका शेप कैसा बनेगा, मैंने कहा अरे रुक तो जाओ, थोड़ा सा सबर तो करो। सर ये एक्सिस के ऊपर होती है, ये देखिए, ये लो, सभी हो गया गोटी, ये एक्सिस के ऊपर होती है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कहां पर होती है, ऊपर होती है सर, ठीक है। अब बचा आखिरी कौन सा, डी जेड स्क्वायर। सर ये क्या है, ये तो कुछ खतरनाक दिख रहा है। मैंने कहा अरे यार खतरनाक कुछ नहीं होता, अभी सब दिखाऊंगा आपको। इसके लिए मेरे को कोई सी और नहीं चाहिए, बस मेरे को ये दे दो। ये हो गई मेरी z और ये हो गई मेरी x। अब समझना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। सर z पे तो एक लोब बनेगा, z पे तो एक लोब बनेगा, और साथ ही साथ जैसे मान लो ये मेरी z एक्सिस थी, ये ऊपर वाली, इस पे एक लोब बना दिया, और इसी के अराउंड एक और घूम रहा है, एक और घूम रहा है, और जब वो घूमता हुआ दिखेगा तो सर वो सर्कल बनाएगा। क्या बनाएगा सर, सर्कल बनाएगा। मैं दिखाता हूं ना आपको, ये देखो, z एक्सिस पे है और उसी के अराउंड एक गोल गोल घूम रहा है, तो ये क्या दिख रहा है, डी जेड स्क्वायर। क्या दिख रहा है, डी जेड स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अभी बनाया, देखो एक्सिस पे, एक्स और वाई पे, और डी एक्स वाई देखो एक्सिस पे है ही नहीं, y और x के बीच में। डी वाई जेड देखो, y ये रही, z ये रही, इनके बीच में। और ये देखिए डी एक्स जेड, x ये रही और y ये रही, इनके भी बीच में। तो मैंने कहा ना कोई भी ऐसा नहीं होगा सर, सब शेप ऐसे ही रहेंगे आपके। तो ये तीनों तो एक्सिस पे नहीं थे, इसलिए इनको क्या कहा गया, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। लेकिन सर ये दोनों एक्सिस पे हैं, ये x और y एक्सिस पे है और ये z एक्सिस पे है, इसीलिए सर इन दोनों को, किन दोनों को, इन दोनों को, कौन से कलर से लूं जो अच्छा दिखे, ये लीजिए, पिंक कलर से ले लिया। इन दोनों को कहा जाता है एक्सियल ऑर्बिटल्स। क्या कहा जाता है सर, एक्सियल ऑर्बिटल। सर नेक्स्ट ईयर आपको याद दिलाऊंगा, ये काम की चीजें हैं कि ये तीनों होती है नॉन एक्सियल और ये दोनों होती हैं एक्सियल, क्योंकि एक्सिस पे हैं और ये तीनों एक्सिस पे नहीं है, ठीक है। और इसका तो नाम भी लिखा हुआ था, आपने देखा नहीं, इसको पीनट शेप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं सर, पीनट शेप कहते हैं। इन बाकी सबको अपन डबल डंबल कहते हैं, लेकिन इस वाले को डी जेड स्क्वायर, ये एक्सेप्शन है सर, ये एक्सेप्शन है। इसको पीनट शेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर जी, इसको पीनट शेप कहा जाता है। तो इस चीज को बड़े याद रखने की बात होती है और इसको याद भी रखना सर बहुत ज्यादा जरूरी है।
बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो तो फटाफट बनाओ जल्दी एक बार स्क्रीनशॉट, जल्दी 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 ड्राइंग करेंगे अच्छे तरीके से, जैसे मैंने ड्राइंग करी है ना वैसे ड्राइंग आपको करनी है, क्योंकि सर ड्राइंग बढ़िया होगी तो मजा भी बढ़िया आएगा। जल्दी 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 कर दो यार ड्राइंग, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गई ड्राइंग? ठीक है, कंफर्म? चलो पीछे चलें जरा, क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सर शेप ऑफ डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप होता है एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर, यही मैंने अभी आपको पीछे बोला। उसका शेप कैसा होता है डी जेड स्क्वायर का? सर डाउटनट शेप होता है या फिर पीनट शेल शेप होता है। कैसा होता है? पीनट शेल शेप होता है। वो नहीं है मूंगफली लगे खटाखट खटकाने में, तो वैसे शेल की शेप होती है, ये रही बीच में बनी है जो ये बीच में दिखा। बाकी सब तो मैंने आपको अच्छे तरीके से बना के दिखाएं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होगी। तो ये था सर आपका क्या डी ऑर्बिटल। सर मैंने आपको अभी भी बोला एफ ऑर्बिटल आपके कोर्स में नहीं है, एफ ऑर्बिटल आपके कोर्स में नहीं है। और एफ ऑर्बिटल पता है कितने टाइप की होती है? 7 टाइप की एफ ऑर्बिटल्स होती हैं। कितने टाइप की? 7 टाइप की। मतलब मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, ये पूरा बना देता हूं, यही चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि एस ऑर्बिटल कितने टाइप की थी, उसमें कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक ही टाइप की होती है। पी ऑर्बिटल जो होती है वो कितने टाइप की थी सर? सर 3 टाइप की, और तीनों के नाम भी थे। मैंने कहा क्या नाम थे सर? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। फिर होता है सर जी आपकी डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल कितने टाइप की होती है? 5 टाइप की होती है डी ऑर्बिटल। और डी ऑर्बिटल 5 टाइप की तो कौन कौन सी होती है सर? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और आपका डी जेड स्क्वायर। और उसके बाद आती है सर जी कौन सी ऑर्बिटल? आपकी एफ ऑर्बिटल आती है। एफ ऑर्बिटल कितने टाइप की होती है सर? 7 टाइप्स की होती है। बस इसके बाद कुछ नहीं बताऊंगा, इसके बाद कुछ भी नहीं बताऊंगा। ये था आपका एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स के बारे में। किसके बारे में सर? एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स के बारे में, जो आपको देखना था। कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका भी, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ले लिया? चलो अब थोड़ी सी बात आपकी नोट्स पे कर ली जाए, थोड़ी सी बात आपके नोट्स पे कर ली जाए कि सर वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा सर नोट्स क्या होता है। मैंने अभी बताया ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी निल हो, मतलब 0 हो। इलेक्ट्रॉन जहां पर नहीं मिलेगा उसको अपन नोड कहते हैं। नोड 2 टाइप की होती है सर। सर नोड 2 टाइप की होती है, एक होती है स्फेरिकल नोड्स, ये ध्यान से समझिएगा, और एक होती है एंगुलर नोड्स। क्या होती है सर जी? एंगुलर नोड्स। बात समझ गए? जो स्फेरिकल नोड्स होती हैं ये सिर्फ आपके पास एस ऑर्बिटल में पाई जाती है। किस में पाई जाती हैं? एस ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ आपके पास कौन सी नोड्स पाई जाती हैं सर जी? स्फेरिकल नोड्स। एंगुलर नोड्स आपको एस ऑर्बिटल में नहीं मिलती है। लेकिन जब बात करते हैं दूसरे की, किसकी बात करें? दूसरे की, तो सर जैसे कि मैं बात करूं पी ऑर्बिटल की, तो पी ऑर्बिटल में दोनों मिलती हैं, स्फेरिकल नोड्स भी मिलती है और एंगुलर नोड्स भी मिलती है। एक बात और कहूंगा सर जी कि स्फेरिकल नोड्स तो अपन की ठीक है, एंगुलर नोड्स को एक और नाम से जाना जाता है, रेडियल नोड्स। किस नाम से जाना जाता है? रेडियल नोड्स। किस नाम से जाना जाता है? रेडियल नोड्स। स्फेरिकल नोड्स को निकालने का एक फॉर्मूला दिया था मैंने आपको, दिया था क्या नहीं दिया था? हाँ सर दिया तो था, कुछ तो याद आ रहा है, n-l-1। क्या फॉर्मूला दिया था? n-l-1। ये क्या होता है सर जी? अपना इससे निकल जाता है अपना क्या? स्फेरिकल नोड्स। क्या हो जाता है? स्फेरिकल नोड्स। क्या निकलता है सर जी? स्फेरिकल नोड्स। लेकिन सर अगर हमें निकालना हो, हमें क्या निकालना हो? एंगुलर नोड्स, तो हम क्या करेंगे सर? तो एंगुलर नोड्स तो बहुत इजी होता है, जो भी एल होता है वही हमारा एंगुलर नोड्स होता है। क्या होता है सर जी? एंगुलर नोड्स। जो भी हमारा एल होगा वो हमारा क्या बताता है भैया? एंगुलर नोड्स बनाता है। तो भैया ये बात आपको हमेशा याद रखना है, किसी भी ऑर्बिटल की एंगुलर नोड्स जो निकालते हैं वो अपन किससे निकालते हैं? एल से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? एल से। अब जैसे इसमें क्या किया? n-l-1 कर दिया, उसके अंदर अपन n-l कर देते हैं। क्या कर देते हैं? n-l। तो आसानी से आपकी एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड्स निकल के आ जाती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। इवन जब मैं आपको क्वांटम नंबर्स पढ़ाऊंगा तो क्वांटम नंबर्स में और अच्छे से नोड्स के बारे में बात करूंगा। आज से इतने ही बताऊंगा कि नोड्स 2 टाइप की होती है, स्फेरिकल नोड्स और एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड्स जो होती है वो पी ऑर्बिटल में ही पाई जाएगी और डी ऑर्बिटल में ही पाई जाएंगी, लेकिन स्फेरिकल नोड्स जो होती हैं ये तीनों में पाई जाती हैं, एस, पी, डी, आप में सब में।
लेकिन स्फेरिकल नोड्स के अंदर जो एस ऑर्बिटल होती है उसमें कभी भी एंगुलर नोड्स नहीं होती है। चलिए यहां पे वही दिख रहा है, एस ऑर्बिटल्स हैव स्फेरिकल नोड्स ओनली, यही अपन ने बात करी है। पी एंड डी ऑर्बिटल्स हैव स्फेरिकल एज वेल एज प्लेनर और एंगुलर नोड्स भी आपको देखने को मिलती हैं। नंबर ऑफ स्फेरिकल एंड रेडियल नोड्स, ठीक है, स्फेरिकल और रेडियल नोड्स जो होती हैं उनको किसी ऑर्बिटल में निकालने के लिए n-l-1 इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम यहां तक पक्का क्लियर है? बाकी P और D अभी मैं यहां पे बाकी नहीं पढ़ रहा हूं, क्यों नहीं पढ़ रहा हूं? क्योंकि रीजन है, कुछ चीजें मेरे को आपको आगे बतानी है क्वांटम नंबर्स में, इसलिए नहीं, लेकिन फिर भी लग रहा है तो ठीक है। टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन एनी ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल का टोटल नंबर ऑफ नोड्स की बात करें तो n-1 कर दीजिएगा, आपको टोटल नंबर ऑफ नोड्स मिल जाएंगी। दूसरी बात, नोट दैट ऑल d ऑर्बिटल्स हैव 2 नोडल प्लेन। जो d ऑर्बिटल्स होती है, कौन सी? d ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल बोले तो जो अभी अपन ने पढ़ी, d ऑर्बिटल के पास 2 नोडल प्लेन होती है, ये फिक्स है सर, 2 नोडल प्लेन होती है, ठीक है। ये बात ऐसे P के लिए कुछ भी नहीं बोली मैंने। अच्छा, क्या P के लिए भी 2 बोली थी? नहीं, P के लिए अभी कुछ भी नहीं बोली है। P के लिए वैसे तो एक ही होती है, P के लिए वैसे क्या होती है? एक ही होती है। अभी उस पर और बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि अगर अपन देखा जाए तो P के लिए अभी कोई भी बात नहीं करने वाला हूं मैं, ठीक है। लेकिन P के लिए आपके पास एक ही नोडल प्लेन होती है और आगे जाके वो बढ़ भी सकती है, वो अपन बात करेंगे कैसे। लेकिन D ऑर्बिटल के लिए सिर्फ 2 नोडल प्लेन होती है, एक्सेप्ट 1। किसको? सर यहां पर लिखा हुआ है, ये दिख नहीं रहा है, ये है dz²। dz² के पास कोई भी नोडल प्लेन नहीं होती सर, ये याद रखना है, ये याद रखना है। एक्सेप्शन है ये कि सर सारी d ऑर्बिटल dxy, dyz, dzx, ठीक है, dx² - y² सबके पास कितनी नोडल प्लेन होती है? 2। लेकिन dz² के पास एक भी नोडल प्लेन नहीं होती, क्योंकि इसका पीनट शेप होता है, उसके चलते इसके पास एक भी नोडल प्लेन नहीं है, इसलिए क्या होता है? 0 होता है। और नोडल प्लेन या नोड्स का मतलब क्या होता है? जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। 0 हीरो नहीं, 0, बस 0। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अभी इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है नोट्स को लेके। अभी जो मुद्दा था आज का वो था s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, वो क्लियर हुआ पक्का? अभी नोट्स को थोड़ी देर के लिए भूल भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स पे अपन फिर से बात करेंगे। अरे रुक जा बाबा, क्वांटम नंबर में फिर से बात करवाऊंगा और झमाझम बात करवाऊंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल, ठीक है। अपन है ना, बस ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी नोट डाउन करिए। चलिए, हो गया इतना नोट डाउन? तो सर चलते हैं समापन की ओर। और आज का जो टॉपिक था ऑर्बिटल्स और शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, वो पूरा हुआ समाप्त। तो सर आज मैंने आपको रूबरू करवा दिया ऑर्बिटल के साथ। अब बारी है इलेक्ट्रॉन की दुनिया से मिलने की, वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस तरीके से चीजों में जाता है, किस तरीके से चीजों को देखता है, किस तरीके से उसके फॉर्मेशंस होते हैं, किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर पाते हैं, वो सब मिलने वाला है आपको कल, और डैम श्योर। और उसके बाद लास्ट टॉपिक जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स, और फिर बात होती है समाप्त। क्लियर है यहां तक? वैसे तो सारी चीजें क्लियर होंगी, और अगर नहीं है तो सर एक बार लिख दो लिख दो सर जी कि कुछ मिसिंग है, कुछ समझ में नहीं आया, एक बार बता दीजिए, क्योंकि मैं लाइव क्लास में आपको मिलने ही वाला हूं और मिलता ही हूं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस कुछ देर की रुकावट आई थी, अब वो दूर हो चुकी है। अब आपको बकायदा रेगुलर वीडियोस मिलने वाले हैं और मजा आने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी आपको इसके बारे में पता ही है सर, अद्भुत बैच बहुत जल्दी आने वाला है सर, बहुत जल्दी आने वाला है, ये मान के चलिए। बहुत ही नजदीक है हम किसके? अद्भुत बैच के। मोस्ट वाली आपको मिलने ही वाला है। सितंबर 1 से अपन इसको स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए नंबर आपको दिख ही रहा होगा सर, कहीं देर ना हो जाए लगा दीजिए सर, बहुत कुछ लाने वाला हूं इसके अंदर, और मैं ही मिलने वाला हूं केमिस्ट्री के लिए। साथ ही साथ सीबीएसई तो करवाते ही हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, ऐसे कई सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है मैग्नेट ब्रेन सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए। तो सर बस लगे रहिए, पढ़ते रहिए, ऐसा प्यार देते रहिए, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो बताते रहिए। और अगर सब चीज बढ़िया है तो एक बार लिख दो सर जी प्रेजेंट, मजा आ गया है, बहुत शानदार। बस 2 लेक्चर और बचे हैं सर, चैप्टर हो जाएगा पूरा समाप्त, और 2 दिन में वो लेक्चर्स भी आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, एक और तूफानी लेक्चर लेके आता हूं मैं आप लोग के लिए कल। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।